कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। रियलाइजिंग के जो एक रिवर्सिबल साइकिल है उसका बिहेवियर सेम रहता है बिटवीन टू सोर्स एंड सिंक। ठीक है, तो इसकी बेस पे ना कुछ वर्किंग की गई कि कोई नया टेम्परेचर स्केल बनाया जाए। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे इस पर मजीद बात करते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल जो हमारे पास है, चलो आपको बता दो, इट्स अ केल्विन स्केल। जो केल्विन में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, उसको हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल कहते हैं। पर उसके पीछे इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ, ये सारी हमारी डिस्कशन उस पर। ये एक ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्परेचर स्केल डिफाइन करना चाहते थे कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। जो दूसरा टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह, जनरली ये मर्करी बेस्ड होता है या अल्कोहल बेस्ड होता है। तो ये हम इसमें ना जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो अंडर हीट या टेम्परेचर किस तरह बिहेव करेगा, उसकी मदद से हमने वो टेम्परेचर स्केल सेट किया है। हाउएवर ये किसी भी मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। The second Carnot principle states that all reversible heat engines have the same thermal efficiency when operating between two reservoirs. ठीक है, अगर रिजर्वॉयर सेम है तो सारे जो जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं वो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर शो करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के उनमें हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं। As long as they are reversible, they'll have same efficiency and they will behave similarly. That is, the efficiency of a reversible engine is independent of working fluid, the way cycle is executed, उसमें क्या क्या हम processes कर रहे हैं, and type of reversible engine used. ठीक है, उसमें reversible engine itself किस तरह के, इन सब पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि reversible engine परफॉर्म कैसा करेगा। वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों reservoirs सेम है कि नहीं। Since energy reservoirs are characterized by their temperatures, the thermal efficiency of reversible heat engine is a function of reservoir temperatures. ठीक है, इस रिजर्वॉयर में हम कुछ नहीं कह रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि इनफिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी और उसका टेम्परेचर ये है, सिमिलरली ये। तो इस रिजर्वॉयर को मैं क्या कह सकता हूँ, बेसिकली इसका जो टेम्परेचर है वही डिफाइन कर रहा है इस रिजर्वॉयर को। यानी मैं कहता हूँ ना कि इस रिजर्वॉयर सेम होना चाहिए, इसका ये मतलब है कि रिजर्वॉयर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ये इन दोनों के लिए सोर्स का टेम्परेचर भी सेम है, सिंक का टेम्परेचर भी सेम है, हेंस इनके रिजर्वॉयर सेम है। अब थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन है मैथमेटिक्स। इस तरह हम कह सकते हैं जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन की हम बात करेंगे, इट इज अ फंक्शन ऑफ reservoir temperature, source and sink temperature. G का क्या मतलब है, just shows a function। ठीक है, जनरल टर्मिनोलॉजी है, इस G की जगह मैं F भी लिख सकता था, मैं कुछ इस तरह का सिंबल भी बना सकता था। ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि जो एफिशिएंसी है ना वो फंक्शन है इन दो टेम्परेचर्स का, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर, सिर्फ इनका फंक्शन है। which can be either, it can be TH square minus TL square, it can be log of TH divided by 2T1। ठीक है, इस फंक्शन की फॉर्म क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है इट इज अ फंक्शन ऑफ TH एंड TL, सिर्फ इन दोनों पे डिपेंड कर रही है एफिशिएंसी, ना वर्किंग फ्लूइड पे, ना प्रोसेसेस पे, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। तो मैं जरा रिमूव कर दूं ताकि हमें क्लियर नजर आ जाए। अब एक ये रिजर्वॉयर है, एक ये रिजर्वॉयर है, इसके इन दोनों रिजर्वॉयर्स के दरमियान हम तीन हीट इंजन्स रख रहे हैं, A, B, C। C सिंपल क्या है, वो इस रिजर्वॉयर से हीट लेके इस रिजर्वॉयर में हीट रिजेक्ट कर रहा है। A क्या कर रहा है, वो इस रिजर्वॉयर से हीट
एक्सेप्ट कर रहा है और वो Q2 रिजेक्ट कर रहा है। इस Q2 हीट की बेसिस पे, और अगेन कोई टेम्परेचर होगा इस जगह पे क्योंकि यहाँ पे हीट मिल रही है और T2 टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, उससे उसके आगे हमने एक और इंजन लगा दिया जो T2 से हीट एक्सेप्ट कर रहा है और फिर फाइनली T3 पे हीट रिजेक्ट कर रहा है। सही। नाउ एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है इट इज डिफाइंड एज 1 माइनस, बल्कि रिवर्सिबल नहीं, कोई भी एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, बल्कि नहीं एक्चुअली रिवर्सिबल ही क्योंकि बाकी में लॉसेस आ जाते हैं, 1 माइनस QL बाई QH। ठीक हो गया। अब ये तो 1 है, तो बेसिकली एफिशिएंसी को हम कह सकते हैं, अगर एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ TH एंड TL, दिस मींस QL बाई QH इज अ फंक्शन ऑफ TH एंड TL, क्योंकि यहाँ पे सिंपली 1 माइनस हो रहा है एंड 1 इज अ कांस्टेंट। 1 is not a function of anything, it's just a constant. For 3 engines we can write, इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, इसका QH is Q1, QL is Q2 and TH is T1 and TL is T2. So Q1 by Q2 is a function of T1 by T2, इसके लिए Q2 by Q3 is a function of T2 and T3 and finally Q1 by QH, इसके लिए अगर हम लिखें Q1 by Q3 is a function of T1 and T3। ये 3 इक्वेशंस हमने फाइंड करनी। नाउ Q1 by Q3 को मैं लिख सकता हूं Q1 by Q2 मल्टीप्लाई बाय Q2 by Q3। बेसिकली सिंपली Q2 और Q2 कैंसिल आउट हो रहे हैं और Q1 by Q3 रह रहा है। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं। फर्दरमोर वी नो कि जो लेफ्ट साइड है इट इज अ फंक्शन ऑफ T1 and T3, Q1 and Q2 is a function of T1 and T2 and Q2 and Q3 is a function of T2 and T3। All right, furthermore क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड T2 पे डिपेंड नहीं कर रही तो राइट हैंड साइड भी T2 पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ये आप समझ ले एक जनरल बात है, इट्स नॉट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। ये एक जनरल बात है किसी भी इक्वेशन में। लेट्स से अगर मैं T2 को चेंज करूं तो लेफ्ट साइड चेंज नहीं हो रही एंड लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लाजमी है कि राइट हैंड साइड भी चेंज ना हो। ठीक है, T2 पे अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा तो ये भी डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर T2 5 से 6 में करूं तो ये साइड चेंज नहीं होगी क्योंकि इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ T2, तो लाजमी है कि ये साइड भी चेंज ना हो बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल। हेंस क्योंकि ये फंक्शन ऑफ T2 और ये भी फंक्शन ऑफ T2 है, तो ये कुछ इस तरह के फंक्शंस हैं कि जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी T2 का इफेक्ट और इसके T2 का इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट हो जाना चाहिए और राइट हैंड साइड भी फंक्शन ऑफ T1 एंड T3 रहनी चाहिए। बस वो तब पॉसिबल है जब जो फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरह के हो कि ऊपर ये b इज अगेन अनदर फंक्शन। ठीक है, ये भी एक फंक्शन की टाइप है, ये भी एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है हमें नहीं पता, पर हमें फिलहाल इससे फर्क नहीं पड़ता। बट जो ये फंक्शन है वो लाजमी इस तरह का होना चाहिए कि न्यूमरेटर में कुछ T1 हो और डिनोमिनेटर में कुछ T2 हो, ताकि जब F_T1 T2 और F_T2 T3 इधर मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म T2 वाली और ये T2 वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो सके। ये कैंसिल आउट कब हो सकेगी, जब लाजमी या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में T2 हो और यहाँ पे न्यूमरेटर में T2 का फंक्शन हो, इसके डिनोमिनेटर में ना हो इसके न्यूमरेटर में ना हो। ठीक है, तो अब हमें मजीद थोड़ी क्लैरिफिकेशन मिल गई और इसकी बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि Q1 by Q3 is a function of T1 by T3 is equal to, अब हमें पता चल के जो ये फंक्शन था, ये जो फंक्शन है इसकी क्या फॉर्म है, इसकी फंक्शन की फॉर्म ऐसी है कि एक वेरिएबल न्यूमरेटर में है और दूसरा डिनोमिनेटर। तो Q1 by Q3 is equal to some function of T1 divided by some function of T3। क्लियर है सबको? ओवरऑल हमने इसमें ये रीजनिंग की है कि अगर
लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ T2 नहीं है तो राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए। उसके लिए लाजमी है कि ये फंक्शन इस फॉर्म में हो, ताकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो T2 और T2 कैंसिल हो जाए। इसको मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ, यूं, QH और Q डिवाइडेड बाय QL, ये हाई टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर था। H and L means high and low is a function of is equal to B into TH multiply B of TH function of TH and B of TL and these B are the same, ये दोनों फंक्शन सेम। अगर T1 का जो भी साथ नेचुरल लॉग है तो T3 का भी नेचुरल लॉग है, T1 का स्क्वायर है तो T3 का भी स्क्वायर, इस तरह की चीजें। अब इस फंक्शन की क्या फॉर्म है, वो मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती है। जो भी फॉर्म होगी उसको ये बस उसने सिक्योर करना था कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाए। वो नेचुरल लॉग भी ठीक है, स्क्वायर भी ठीक है, इस फंक्शन की इनफिनिट फॉर्म्स हो सकती हैं। यहाँ पे मैं 2th डिवाइडेड बाय 2TL भी कर सकता हूँ, मैं TH स्क्वायर डिवाइडेड बाय TL स्क्वायर भी कर सकता हूँ, मैं नेचुरल लॉग ऑफ TH बाय नेचुरल लॉग ऑफ TL भी कर सकता हूँ। ये सारी चीजें ठीक होंगी, बट द सिंपलिस्टिक फॉर्म इज जो कि जिसकी बेसिस पे हमारा केल्विन स्केल डिफाइंड है। मैं क्लियर कर दूं एनोटेशंस, दैट इज जो फंक्शन है ना, समझ लो वो 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय t, तो जो फंक्शन है ना वो सिंपल t ही रह जाएगा। हेंस QH by QL फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में जो assumptions ली हुई थी ना कि जो एफिशिएंसी 1 माइनस QH by QL की इक्वल है, वो सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल के लिए ट्रू है। तो हेंस एक्चुअली इधर भी इस इक्वेशन में भी और इन सारी इक्वेशन में मुझे रिवर्सिबल लिखना चाहिए था। तो हर इक्वेशन में रिवर्सिबल लिखने के बजाय मैंने सिर्फ फाइनल इक्वेशन में रिवर्सिबल लिख दिया। तो QH by QL of reversible is equal to ratio of TH by TL, which is quite surprising और quite मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपको पता चलेगी। ये बेसिकली आपको क्या बता रही है, ये बेसिकली आपको ये बता रही है this is QH and this is QL। इसका टेम्परेचर जितना हाई होगा ये सिस्टम उतना ज्यादा QH लेगा, और ये टेम्परेचर जितना लो होगा उतना ही कम QL मेरा सिस्टम इस रेजर्वॉयर में करेगा। हेंस QH जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा, और QL जितना कम होगा उतना अच्छा। ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है, तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है। अब ये रिवर्सिबल के लिए यानी ये एक आइडियल प्रोसेस के लिए, रियल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, बट इसने मुझे जो एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि QH by QL जितने क्या कहते हैं इसको ज्यादा होगी, 1 माइनस 1 मेरे पास जितनी कम होगी, जितनी कम होगी कहीं तो ज्यादा होनी चाहिए ना, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, ज्यादा। ये QL by QH ये ऑपोजिट है उसका, ठीक है, ये QL by QH है, यानी QH by QL जितनी ज्यादा होगी मेरी एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे TH by TL यानी मेरे सोर्स के टेम्परेचर की रेशियो उसके सिंक की टेम्परेचर की रेशियो से साथ बड़ी होनी चाहिए। मेरे सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, मेरे सिंक का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे इस इक्वेशन से नहीं मिलेगी फॉर रियल सिस्टम, बट ये ट्रेंड एक्चुअली भी करेक्ट है। एक्चुअली भी हम जब एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम यही कर रहे होते हैं कि मैं अपने सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा कर दूं और सिंक का टेम्परेचर कम कर दूं। तो ये ट्रेंड में एक्चुअली भी मुझे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम एक आइडियल इक्वेशन डेवलप करते हैं, हम उसको समझते हैं कि फिजिकली इसका क्या मतलब है, और वो फिजिकली उसका जो मतलब है ना वो एक्चुअल सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होता है। So this temperature is Kelvin scale. The above expression gives the ratio of temperatures only.
ये हमें सिर्फ टेम्परेचर की रेशियो दे रहा है, लेकिन हमें डिफाइन करना है, लेट्स से हमें डिफाइन करना है कि 0 केल्विन क्या होता है। हमने उस टेम्परेचर स्केल की यूनिट को डिफाइन भी किया, उसके मैग्नीट्यूड को। तो लेकिन हम उसको डिफाइन किस तरह करते हैं, हम सिंपली कह देते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो इज जहां पे हर चीज टोटली रेस्ट पे आ जाती है मोलेकुलर लेवल पे, 0 केल्विन जिसे हम कहते हैं। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री ऑफ वाटर। लेकिन ये एक्चुअली हमने थर्मो 1 के स्टार्ट में किया था, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। इस पे नॉट जस्ट लिक्विड एंड सॉलिड बल्कि वेपर एज वेल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो जीरो एब्सोल्यूट जीरो से लेके ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर तक जो जितना टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उसको अगर हम 273.16 में से डिवाइड करें ना, तो जो एक बनती है ना, दैट इज 1 केल्विन, with 0 Kelvin corresponding to absolute zero, or it is based on ideal heat engines। और ये हमें पता है कन्वर्जन होती है सिंपल। कार्नोट हीट इंजन की हमने बात की, एंड the thermal efficiency of any heat engine, reversible or irreversible, is given by this। it is slightly misleading as well, क्योंकि इसको आपने यूं समझना है कि अगर ये मेरा साइकिल है ना, तो आइडियली इट वर्क्स लाइक दिस। QH इधर आया, ये मेरा वर्क हो गया, और ये QL आ गया, और जिसमें QL का कोई पार्ट भी विस्कस या फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से नहीं है आइडियली। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली एक QL तो यू जा रहा है, लेकिन एक कोर QL भी जा रहा है। वो किस तरह जा रहा है, वो विद इन द सिस्टम ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस। एक्चुअली क्या है, वर्क कम हो जाता, वर्क कंज्यूम होता है फ्रिक्शन लॉसेस में, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एज अ हीट आउटपुट ही जनरेट होता है। तो वो एज अ हीट आउटपुट यहाँ से भी QL निकल रहा है कुछ, ठीक है, यहाँ से भी QL हम लूज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो फॉर एन आइडियल साइकिल हमने सिर्फ इस QL को, जो कि मैं रेड से एंड सर्कल कर रहा हूं, इसको कंसीडर करना है, और ये QL सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो सिंक है उसका TL क्या है। ये QL सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। आइडियल में सिर्फ ये QL है, रियल में ये QL है प्लस ये QLs भी है, जिनको लेट्स से हम येलो में कर लेते हैं। और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस पे, कि मेरा जो सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन कितनी है, वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो और इसको हम रिजर्वॉयर के टेम्परेचर से रिलेट उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह इस QL को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे QLs को कंसीडर करें ना, तो जो ये इक्वेशन है, दिस इज वैलिड फॉर एक्चुअल इंजन एज वेल, इरिवर्सिबल हीट इंजन एज वेल, ठीक है। सो बी क्लियर, जब हम आइडियल हीट इंजन में इस इक्वेशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ इस QL की बात कर रहे हैं, और जब एक्चुअल में बात करेंगे तो इस QL प्लस ऑल दिस QLs की हम बात करें, जितने भी लॉसेस हो रहे हैं। तो ये इक्वेशन सबके लिए वैलिड है, लेकिन इसकी जो एक ये इक्वेशन है TL/TH, ये सिर्फ वैलिड है फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन। आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी आप सिंपल टेम्परेचर के थ्रू नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जिस हमने बात की, जो ये QL है, जो ये 1 2 3 4 QLs है, ये इस टेम्परेचर के फंक्शन नहीं है। ये QL लॉसेस, हमारा जो मैकेनिज्म, एक्चुअली मेरे पास फ्लूइड कौन सा यूज कर रहा हूं मैं मेरे सिस्टम में लॉसेस कितनी है, फ्रिक्शन कितने है, ये QL उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इक्वेशन एक्चुअल सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। इस सबको भी हम क्लियर कर दें। सर रिवर्सिबल हीट इंजन एग्जिस्ट करता है? नहीं, एक्चुअली देखो, एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन को हमने बिल्कुल खत्म करना है, हम उसको भी नहीं कर सकते। और फिर हमने जो बात की थी, जो हीट ट्रांसफर, फ्रिक्शन को कम करना वो फिर भी रिलेटिवली इजी है, बट हीट को ट्रांसफर करना विदाउट एनी रीजनेबल टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज बियॉन्ड आवर अप्रोच, ठीक है।
एक्चुअली हमारे पास हीट इंजन है उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर हम छोटे इंजन की बात करें तो 40%। खैर गाड़ी क्या है वो, या गैस टरबाइन क्या है, गाड़ी का जो इंजन है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड परसेंट होता है, 40% शायद कोई एक आधा हो। गैस टरबाइन के हीट इंजन उससे मजीद ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, बट लेट्स से एक्चुअल इंजन इज 40% एफिशिएंट। हाउएवर जब हम उसकी एफिशिएंसी कंपेयर करेंगे ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा यार ये सिर्फ 40% है, इसको 100% होना चाहिए, नहीं। मैं उसे किससे कंपेयर करूंगा? उसकी कार्नट एफिशिएंसी से या सेकंड लॉ एफिशिएंसी से। लेट्स से मेरे पास स्टीम पावर प्लांट है, उसमें जो सिंक का टेम्परेचर है वो क्या होगा? गाड़ी में सिंक का टेम्परेचर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है या फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। और ये चीज ऑलमोस्ट हमेशा सिमिलर ही हमें मिल रही होती है कि जो सिंक का टेम्परेचर होता है वो आपके पास तकरीबन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही होता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो स्टीम पावर प्लांट हो। सो दिस इज सिंपली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो सिंक है। और सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा गाड़ी में? जो इंजन से पेट्रोल की कंबस्शन से हीट आ रही है। हाँ एग्जैक्टली जो हम कंबस्शन कर रहे हैं वो जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। तो इसी तरह स्टीम पावर प्लांट में जो बॉयलर में हम हीट जनरेट कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है दैट इज सोर्स या टीएच। तो वो लेट्स से 1000 केल्विन है और टीएल इज 300 केल्विन। तो इस पे अगर मैं एफिशिएंसी देखूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आइडियली स्टीम पावर प्लांट को 100% एफिशिएंट होना चाहिए। आइडियली भी स्टीम पावर प्लांट को कितना एफिशिएंट होना चाहिए? 70%, which is simply 1 minus TL by TH. 1 minus TL by TH, which is 0.7 या 70%. So this is my upper limit. तो हम कहते हैं कि हम आइडियल सिस्टम को क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने बताया तो दो चीजें। एक तो मैं वो अपर लिमिट बताता है, इसकी अपर लिमिट 70% है, ठीक है। तो इसी रेंज में जब मैं एक्चुअल स्टीम साइकिल को चलाऊंगा तो वो 40% होगा। तो मैं कहूंगा मैंने इस 40 को 70% पे लेके जाना है, ना कि 100%। ऑलराइट। इसी वो जो तरह हीट इंजन होता है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% नहीं होती? इस पूरे पे हमने यही तो बात की है कि उसकी एफिशिएंसी इन दो टेम्परेचर्स पे डिपेंड कर रही है कि उसका टीएच और टीएल क्या है। जिस तरह टीएच और टीएल को हम चेंज करते जाएंगे, आइडियली उसकी जो थ्योरेटिकल लिमिट है ना, उसकी आइडियल लिमिट ऑफ एफिशिएंसी है, वो चेंज होती जाएगी और हमने उससे कंपेयर करना है। ओके। लेट्स से एक गाड़ी है, उसकी जो आइडियल एफिशिएंसी है ना वो लेट्स से है 80% और उसकी रियल एफिशिएंसी है 30%। एक को अब हमारे पास एक लेट्स से स्टीम पावर प्लांट है, उसकी आइडियल एफिशिएंसी है 70% और उसकी एक्चुअल एफिशिएंसी जो है ना वो है लेट्स से 28%। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गाड़ी ये मेरे पास उससे ज्यादा एफिशिएंट है स्टीम पावर प्लांट से, क्योंकि मैं दोनों को 100 से कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं उनकी इंडिविजुअल लिमिट से कंपैरिजन करूंगा। और मैं देखा कि गाड़ी अपनी जो एफिशिएंसी लिमिट है उससे ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू स्टीम। तो अगर हम उसकी आइडियल एफिशिएंसी से कंपैरिजन करें तो मेरे पास ये सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस। तो सबसे पहले तो मुझे सेकंड लॉ एनालिसिस या आइडियल जिसका एनालिसिस ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो इस इक्वेशन से निकलनी है 1 माइनस TL by TH से। और सेकेंडली मुझे ये मजीद बता रही है कि अगर मैंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी एक्चुअल सिस्टम की भी, तो मैं क्या करूंगा? उसके सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा करने की कोशिश करूंगा या सिंक का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करूंगा। फिर आइडली स्पीकिंग भी तो लाइक जो हमारे पास स्टीम पावर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज उनके सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स हम ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं बनिस्बत अपनी कार के। बिल्कुल सही कह रहे हो और ऐसा होता भी है। आपने भी कम लिखी थी दैट्स ऑल। मैंने एक एग्जांपल देने के लिए। ओके सर, ओके। हाँ, लेकिन स्टीम टरबाइन और गाड़ी की एफिशिएंसी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एनी पर्टिकुलर रीजन?
यार पर्टिकुलर रीजन कुछ आप इस तरीके से कह सकते हो जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। आप देखो जो आपने टेम्परेचर सप्लाई करना है ना, उस टेम्परेचर को जनरेट करने में आपको ऐसी लिमिटेशन नहीं है कोई इतनी। आप जितना फ्यूल दे रहे हो, आप ज्यादा फ्यूल देके ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो, बट मसला आ जाता है लिमिटेड बाय मटेरियल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब गाड़ी के पिस्टन का भी मटेरियल है और स्टीम टरबाइन का भी मटेरियल है। अब गाड़ी में मटेरियल कम लगना है, स्टीम टरबाइन में ज्यादा लगना है। ठीक है, तो इस तरह गाड़ी में गैस है, स्टीम टरबाइन में स्टीम है। आपके ख्याल से अगर सेम टेम्परेचर पे गैस हो और सेम टेम्परेचर पे स्टीम हो, तो ज्यादा कह लो, अब चीज को आराम से कौन सी चीज जला पाएगी आपके ख्याल से? ज्यादा एनर्जी क्या चीज ट्रांसफर कर सकती है? किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? गैस। आपकी मोटरसाइकिल जो है, या चलो गेमिंग का अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, आपको पता होगा जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं उनमें जो कूलिंग सिस्टम होता है वो पानी का होता है। आइडिया है आप लोगों को इस तरह का कुछ? यस सर। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा आराम से हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हीट को रिजेक्ट भी कर सकती है। इसलिए मोटरसाइकिल का इंजन छोटा होता है, वो एयर कूल्ड होता है, उसमें रेडिएटर नहीं होता, उसमें पानी का सर्किट नहीं होता। गाड़ी में हमारे पास रेडिएटर होता है और पानी का एक सर्किट होता है, क्योंकि हम पानी से कूल कर रहे होते हैं। तो अगर सेम टेम्परेचर पे पानी और हवा होगी तो पानी ज्यादा अच्छे से हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए गाड़ी में गैस है और स्टीम टरबाइन में स्टीम है। तो हम पानी को वो टेम्परेचर नहीं देते जो हम गैस को देते हैं। ठीक है, इस तरह की मतलब काफी टेक्निकल रीजंस हैं, और अल्टीमेटली बात यही है कि जो मटेरियल स्ट्रेंथ है, आप जितना ही टेम्परेचर ज्यादा करते जाओगे आपको मटेरियल उतना अच्छा यूज करना पड़ता है, मटेरियल की कॉस्ट होती है। स्टीम टरबाइन का मटेरियल गाड़ी के पिस्टन से बहुत बेहतर होता है, लेकिन वहां पे भी हमारी एक लिमिटेशन आ जाती है, विच इज कॉस्ट। ओके, आई थिंक सर मुझे थर्मो का वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर आप इसको इन डेप्थ अच्छे से समझना चाहते हैं तो दैट थर्मो 2 में आपका पूरा इंजन पे अलग चैप्टर है, रेफ्रिजरेशन पे अलग चैप्टर है, और बल्कि थर्मो 2 के बाद आपके पास आईसी इंजन का अलग सब्जेक्ट है, रेफ्रिजरेशन का अलग सब्जेक्ट है, पावर प्लांट का अलग सब्जेक्ट है। थर्मो 2 में भी हम चीजों को ना थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेजर देखते हैं कि जो साइकिल्स है, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल उसके डिफरेंसेस है ना, कि जो चीज एक्चुअल चीज है वो आप इंडिविजुअल कोर्सेज में पढ़ते हो, तो उसमें इतने कोर्सेज हैं, तो इस वजह से ना आप स्टेप बाय स्टेप चीज लर्न करते हो। खैर, ओके सर। वैसे कहने को हम जितना मर्जी टेम्परेचर अचीव कर लें हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा मटेरियल फेल होगा। हाई टेम्परेचर पे मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, चीज पिघलने लग जाती है। यू हैव एन आइडिया। लो टेम्परेचर, दूसरी ये कि हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर लो करें, उसमें हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट है? जिस तरह आपने बात की, जनरली हमारे पास एटमॉस्फेयर, रिवर, ये लेक्स को हम एज अ कूलिंग मीडियम यूज करते हैं, क्योंकि वो एक रेजर्वॉयर है। वो एक ऐसी चीज है कि अगर हम हवा को हीटअप करना चाहें तो हम आराम से नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ी है। सिमिलरली लेक और रिवर, और मेरा जो स्टीम पावर प्लांट है उसने 15-20 साल चलना है। अगर उससे मैं इनिशियली एक सिंक ला के दे भी दूं जो लेट से -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो वो सिंक आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लग जाएगा और थोड़े अरसे बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब करने की। उस तरह तो हम ऐसे रिजर्वॉयर यूज करते हैं जिनको मैं अगर हीट ट्रांसफर भी करूँ ना, तो वो हीट इधर उधर ट्रांसफर करके अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ठीक है, अब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। पूरी दुनिया में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है along with CO2's ability to capture heat, तब जाके शायद पिछले 100 साल में हमने एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बस चेंज किया, इतना कम। तो एटमॉस्फेयर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। Quality of energy, the thermal efficiency of an engine decreases as the source temperature is lowered.
ठीक है, सिंक हमने 303 केल्विन पे फिक्स कर दिया है। इसका टेम्परेचर जिस तरह कम होता जा रहा है, एफिशिएंसी आप देख रहे हो कम होती जा रही है। एंड डू रियलाइज कि एफिशिएंसी कम हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हीट इनपुट चेंज कर रहे हो। यहां पे भी लेट से आप जो हीट दे रहे हो ना वो कांस्टेंट फिक्स दे रहे हो। लेट से आप 300 किलो जूल दे रहे हो एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, पर कितना वो वर्क में कन्वर्ट होगा और कितना हम इधर एग्जिट करेंगे एनवायरनमेंट में, वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझे इट्स नॉट जस्ट दैट कि हमारे पास वर्क चेंज हो रहा है, सिर्फ वर्क नहीं चेंज हो रहा है, हमारे पास एफिशिएंसी भी चेंज हो रही है। कि जब मैंने 9 लेट से मैंने वर्क लेना है 1, ठीक है, ठीक है, इस बात को आप लोगों ने गौर से सुनना है, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं और मेरा वर्क चेंज हो रहा है तो वो समझ आती है, लेकिन आप लोगों ने इधर ये चीज रियलाइज करनी है कि आप सिर्फ वर्क चेंज नहीं करते, एफिशिएंसी चेंज करते हो। अगर मैं वर्क को कांस्टेंट रख दूं, लेट से मुझे हर टेम्परेचर पे सेम वर्क मिलना है, तो अगर मेरा सोर्स जो है वो 925 केल्विन पे है तो मुझे हीट कितनी देनी पड़ेगी? 1 से ज्यादा, ताकि हाँ, मतलब 1 डिवाइडेड बाय दिस, सो लेट से मुझे देनी पड़ेगी 1.2 कर लेते हैं इनिशियली। और अगर मेरा टेम्परेचर 500 है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? लेट से अराउंड मुझे 2.8 देनी पड़ेगी। और अगर मेरा टेम्परेचर 350 है तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? लेट से मुझे 7 देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे सेम अमाउंट ऑफ वर्क लेने के लिए इतनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। वर्क मुझे इतना ही मिलेगा इस केस में, बाकी यहाँ पे जेट जो मैं कर रहा हूँ ना, हीट जो मैं लूज कर रहा हूँ सिंपल 0.2 कर रहा हूँ, फिर मैं 1.8 लूज कर रहा हूँ और फाइनली मैं 6 लूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने देखना है कि टेम्परेचर का जो रिलेशन एफिशिएंसी से है कि टू गेट सेम अमाउंट ऑफ वर्क मुझे कितनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है टू गेट सेम एनर्जी आउट इन फॉर्म ऑफ वर्क। मोर ऑफ द हाई टेम्परेचर सम एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। ठीक है, तो इस तरह हम इसको क्वालिटी ऑफ एनर्जी से रिलेट करते हैं और एंट्रोपी की टर्म हम यूज करते हैं कि एनर्जी जितने हाई टेम्परेचर पे है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की है। जो एनर्जी जितनी अच्छी क्वालिटी की है मैं उसको उतना ही ज्यादा वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज व्हाट क्वालिटी ऑफ एनर्जी इज। कार्नोट रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इसी तरह इसको अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो मेरे पास रेफ्रिजरेटर हीट पंप बन जाएगा। उसकी इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसको भी मैं सिंपल QH/QL को TH/TL लिख सकता हूं। ये रेफ्रिजरेटर के लिए मेरे पास ये इक्वेशन थी, हीट पंप के लिए मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसी चैप्टर में हमने ये ड्राइव की थी। अब COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से अगर हम कंपेयर करें, ये 3 रेफ्रिजरेटर्स हैं, 1 2 3। COP जो मेरे पास रिवर्सिबल है वो कितनी है? 11। अगर मेरे पास COP जो है, मेरे पास एक सिस्टम है रेफ्रिजरेटर का, उसकी COP इससे कम है, 11 से कम है, तो वो क्या होगा? इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। अगर इसके इक्वल है तो वो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होगा, और अगर उसकी COP उससे ज्यादा है तो वो क्या होगा? इम्पॉसिबल। जिस तरह हमने कहा था, अगर मेरे पास कार्नोट एफिशिएंसी 70% है, अब मेरा हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 30 है तो वो एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है। अगर उसकी एफिशिएंसी 70 है तो वो रिवर्सिबल है। अगर उसकी एफिशिएंसी 80% है तो वो इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा, अगर मेरे पास कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 70% है तो उन्हीं टेम्परेचर्स के दरमियान मैं ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकता जो जिसकी एफिशिएंसी 70% से ज्यादा हो, यानी 80% हो। ठीक है, सो दैट कंक्लूड्स आवर लास्ट चैप्टर। अब
ये खत्म हो गया जूम सेशन भी, मैं नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ और उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं।